एपिसोड 85 सुसाइड अटेम्प्ट। 5 मिनट बाद एक 35 वर्षीय व्यक्ति ने दरवाजा खोला। उसने झीट झाट पैंट शर्ट और कंधे पर लाल गमछा डाला हुआ था। उस व्यक्ति ने उन दोनों को देखते ही अपने चमचमाते दांत दिखाते हुए कहा, अरे बेबी, तुम आ गई। मैं आप लोगों का ही वेट कर रहा था। वो तो समझ में ही आ रहा है, इतना वेट कर रहे थे कि दरवाजा खोलने में 5 मिनट लग गए। इस पर उसने दोबारा अपनी दांतें दिखाकर कहा, वो तो मैं मोबाइल पर ईयरफोन लगाकर गाने सुन रहा था, इसलिए कुछ सुनाई नहीं दिया। उसकी बकबक सुनकर ईशानी ने व्यंग से उस व्यक्ति से कहा, जिसे वो ऑलराउंडर कहकर बुला रही थी, अब दरवाजे पर मूर्ति बनकर ही खड़े रहोगे या हमारी आरती उतारने के बाद ही अंदर आने दोगे? ये सुनकर ऑलराउंडर साइड हो गया और वो दोनों अंदर चले गए। उन दोनों के लिए चाय नाश्ते का प्रबंध करने के लिए ऑलराउंडर जब किचन की तरफ जा रहा था, तब ईशानी ने उससे कहा, सुनो ऑलराउंडर, गाड़ी से हमारा सारा सामान भी उतार लेना। ओके बेबी। ईशानी अबीर के हाथ पकड़कर उसे अंदर लेकर जाने लगी और मुस्कुराते हुए इस तरह से बोली जैसे अबीर सब कुछ समझ रहा था। मुझे पता है अबीर कि बहुत सारा सस्पेंस तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा कि ये हम कहाँ आकर रुके हैं, मैं उसे ऑलराउंडर क्यों बुला रही हूँ, वगैरह वगैरह। तो सुनो, ये मेरे पापा का फार्म हाउस है। पापा मुझे गर्मियों की छुट्टियों में यही लाते थे। यहाँ मैं खूब खेलती थी, उछलती थी, कूदती थी, और सबसे बड़ी बात क्या थी पता है? यहाँ आकर मुझे मेरी मम्मी की ज्यादा याद भी नहीं सताती थी। बहुत सारी खूबसूरत यादें जुड़ी हुई है मेरी इस फार्म हाउस के साथ। और पता है, मेरे पापा के एक फ्रेंड और उनकी फैमिली भी आती थी यहाँ पर। उनका लड़का खुश और मैं, हम दोनों मिलकर बहुत धमाचौकड़ी मचाते थे। सारा दिन हुड़दंग मचाते थे। सारा फार्म हाउस अपने सिर पर उठा लेते थे। वो मुझसे 2 साल छोटा था, फिर भी हमारी बहुत जमती थी। खेलते खेलते जब मैं रूठ जाती थी तो वो मुझे मनाता था, और जब वो रूठ जाता था तो मैं उसे मनाती थी। पापा अंकल तो मजाक मजाक में कहते थे कि बड़े होने पर वो हम दोनों की शादी करा देंगे, और हम दोनों भी बहुत खुश होते थे। मगर बड़े होने पर सब बदल गया। पता नहीं हम बड़े क्यों हो जाते हैं। वो पढ़ने के लिए बोर्डिंग स्कूल चला गया, और मैं भी पढ़ाई की व्यस्तता के कारण दोबारा फिर यहाँ कभी नहीं आ पाई। आज भी हम स्काइप पर बातें करते हैं, मगर बचपन का जो खालीपन था वो जवानी में आकर भर गया है। अरे मैं भी ना क्या बात को लेकर बैठ गई, मैं भी बिल्कुल पागल हूँ। और ऑलराउंडर, हाँ ऑलराउंडर, ये तब से यहाँ पर है जब से हम इस फार्म हाउस में आते थे। इसका असली नाम मालीराम है, मगर ये कुक, माली, ड्राइवर, चौकीदार जैसे सारे काम कर लेता था, इसलिए हम इसे ऑलराउंडर बुलाते थे। है ना इंटरेस्टिंग बात? और ये बंदा भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। तुम जैसे उसके साथ घुलोगे मिलोगे सब समझ जाओगे। ईशानी अबीर के सामने बोलती चली जा रही थी, ये जानते हुए भी कि अबीर कोई जवाब नहीं देने वाला था। ईशानी अबीर को कमरे में ले आई। कमरे की हालत देखकर वो जोर से चिल्लाई, ऑलराउंडर, ऑलराउंडर। वो तुरंत दौड़ते हुए हाजिर हुआ। उसने उसे देखकर गुस्से में फुफकार कर कहा, ऑलराउंडर, मैंने तुम्हें कहा था ना हम आने वाले हैं, फिर तुमने कमरे की सफाई क्यों नहीं करवाई? ऑलराउंडर ने कमरे का बहुत अच्छे से मुआयना किया, फिर कहा, साफ बेबी, और कितना साफ करना है? अब थोड़ी ना तुम्हें आकर बसना है, कुछ दिनों के लिए तो आई हो। खाओ खेलो घर जाओ, थोड़ी ना यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान चलाना है। बेबी, तुम्हें पता है क्या, तुम यहाँ रहती कहाँ हो? सफाई वाले कितनी मुश्किल से सफाई के लिए राजी होते हैं, और जब होते हैं तो उनकी हुई सफाई तो तुम देख ही रही हो। कमरे को आधा अधूरा जैसा सफाई किया गया था। बस कमरा ठीक ठाक ही लग रहा था। बस किसी जंगल जैसा नहीं लग रहा था कि सालों से यहाँ कोई रहता ही नहीं था। ये सुनकर ईशानी ने ऑलराउंडर की तरफ देखकर बड़बड़ाते हुए कहा, पता नहीं पापा इसे नौकरी से क्यों नहीं निकालते। दोनों बहुत थके हुए थे। दोनों एक ही बेड पर सो गए। वो दोनों काफी समय तक सोते रहे। ईशानी ने ऑलराउंडर को अबीर के बारे में कुछ खास नहीं बताया था, और ऑलराउंडर भी अबीर के बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक भी नहीं था। ईशानी लगभग पूरी शाम तक सोती ही रही थी, और अबीर तो क्या जागे क्या सोए, उससे क्या फर्क पड़ने वाला था। वो तो अपने होश में ही नहीं था। वो तो बस जिंदा लाश की तरह जिए जा रहा था। शाम को ऑलराउंडर थोड़ा सा कुछ नाश्ता लाया था, जिसे खाकर ईशानी फिर दोबारा सो गई, जो सीधा रात हो जाने के बाद ही उठी। अगली सुबह से ईशानी ने पूरे फार्म हाउस की बागडोर अपने हाथों में ले ली। उसने स्वयं ही पूरे फार्म हाउस की सफाई कर डाली। लेकिन ये क्या इतना आसान था? 8 बड़े बड़े कमरे,
वॉशरूम, बाथरूम, किचन, बड़ा सा हॉल और भी बहुत कुछ। मगर हाँ, इस सफाई में ईशानी ने ऑलराउंडर का पूरा हाथ लिया। इसके बाद उसने बगीचे में भी काफी अच्छा समय बिताया। ईशानी ने एक दिन में ही फार्म हाउस की काया पलट कर दी थी। उसका रूटीन कुछ इस प्रकार बन गया था कि वो तड़के ही उठ जाती, उसके बाद अबीर को घुमाने ले जाती, वापस आकर ऑलराउंडर के साथ मिलकर नाश्ता बनाती, फिर अबीर को नहलाकर सुला देती। वो घंटों वक्त बगीचे में बिताती और फिर अबीर के लिए लंच बनाकर खिलाकर वापस बगीचे में समय बिताती। फिर शाम को आसपास में अबीर को घुमाने ले जाती। रात में ऑलराउंडर के साथ मिलकर खाना बनाती, अबीर को खाना खिलाती, बाहर उसे घूमने ले जाती, फिर उसे सुलाकर कोई उपन्यास निकालकर पढ़ने लग जाती। फिर वो कब सो जाती उसे खुद पता ही नहीं चलता। वो अपना काफी समय बगीचे में बिताती थी, क्योंकि जब वो बगीचे में होती थी तब भी उसे ऐसे ही लगता था कि वो अबीर के साथ है। बगीचे में उसे अबीर के साथ का महसूस होता था। जब वो सूखी पत्तियों को छांटती थी तो उसे लगता था वो अपने ही शरीर से कुछ कमियों को छांट रही हो और एक अच्छे इंसान के रूप में और भी ज्यादा बेहतर होती जा रही थी। जब वो किसी पौधे को हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ते हुए देखती थी तो उसे लगता था कि धीरे धीरे एक दिन उसका अबीर भी ठीक हो जाएगा। जब वो किसी पौधे को अपने हाथों से रोपती थी तो उसे लगता था कि वो एक जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रही थी, जैसे इस वक्त अबीर की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। उसे फार्म हाउस पर आए हुए काफी दिन हो चले थे और वो यही दिनचर्या फॉलो करती जा रही थी। उधर अबीर की हालत में भी थोड़ा थोड़ा सुधार आने लगा था। वो इशारे की भाषा, हाँ ना जैसी चीजें समझ लेता था, मगर हाँ, वो अभी भी कुछ बोल नहीं पाता था। वो चलने में सक्षम था, मगर अब भी उसे ऐसा लगता था कि बिना व्हीलचेयर के या किसी की सहायता के वो बाथरूम में नहीं जा पाता था। जब ईशानी उसे चलाती थी तभी वो चलता था। औरों के सामने तो ऐसा बिहेव करता था जैसे उसके पैर ही नहीं थे। एक दिन ईशानी बगीचे में अपना काम कर रही थी, तभी ऑलराउंडर उसके पास आकर खड़ा हो गया। ईशानी ने सांस छोड़कर कहा, बोलो ऑलराउंडर, क्या काम है? ऑलराउंडर ने नई नवेली दुल्हन की तरह शर्माते हुए कहा, वो बेबी, आज मुझे कुछ घंटे की छुट्टी चाहिए। वो क्या है ना कि आयुष्मान की नई पिक्चर आई है, ड्रीम गर्ल, वही देखने के लिए शहर जाना है। ईशानी ऑलराउंडर की इस हरकत पर मन ही मन मुस्कुराई और फिर उसने कहा, चलो अच्छा है कि तुम भी खान तिकड़ी को बॉयकॉट कर रहे हो और एंटरटेनमेंट को छोड़कर अच्छे कंटेंट को बढ़ावा दे रहे हो। गुड, वेरी गुड। ईशानी का प्राउड से सीना फूल गया था। बेबी, ऐसी कोनो बात नहीं है, तीनों खान तो मेरे भी फेवरेट है। वो तो आज हम इसलिए फिल्म देखने जा रहे हैं क्योंकि फिल्म की जो हीरोइन है ना, नुसरत भरूचा, वो हमारी क्रश है। ईशानी ये सुनते ही ऑलराउंडर पर अचानक से इस तरह से भड़कती हुई बोली जैसा वो गुस्सा बर्दाश्त ना कर पाई थी और सारा उस पर उड़ेल देना चाहती थी। चल भाग यहाँ से। बगीचे का काम खत्म करने के बाद वो रसोई की तरफ लपकी। उसने देखा कि राशन का काफी सारा सामान खत्म हो गया था। उसने सोचा कि वो ऑलराउंडर को आवाज देकर सारा सामान मंगवा ले। फिर उसे याद आया कि उसने ही तो उसे पिक्चर देखने भेजा था। फिर उसने सोचा कि क्यों ना वो खुद ही शहर जाकर सारा सामान ले आए, क्योंकि इसके सिवाय और कोई दूसरा चारा भी नहीं था। अबीर को मार्केट जाने का बोलकर वो निकल गए। अबीर ने सिर हिलाकर अपनी सहमति दे दी कि वो उसकी बात समझ गया था। शहर वहां से 5 किलोमीटर की दूरी पर था। ऑलराउंडर का घर भी शहर के पास ही पड़ता था। वो साइकिल से आता जाता था। ईशानी को अपनी कार से जाना पड़ा। लगभग 2 घंटे के बाद जब वो शहर से वापस आई तो उसने देखा कि अबीर का कमरा अंदर से बंद था। ये थोड़ा अजीब सा था, क्योंकि बीमार होने के बाद से अबीर ने कभी भी अपना कमरा बंद नहीं किया था और अभी तो वो अकेला था। ये सोच वो ठिठक कर रह गई। अबीर, दरवाजा खोलो। ईशानी ने दरवाजे पर नॉक किया, मगर अंदर से ना कोई आवाज आई और ना ही दरवाजा खुला। वो लगातार आवाज लगाती रही, दरवाजे पर नॉक करती रही, मगर अंदर की परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ। अब उसका दिल जोर जोर से धड़कने और घबराने लगा। ईशानी मन ही मन में कुछ सोचने लगी। अरे वो ऐसी स्थिति में कहाँ है जो कुछ जवाब दे, मगर वो कुछ इशारा तो कर सकता था, वो सुन तो सकता था, व्हीलचेयर की हेल्प से दरवाजा खोल सकता था ना। क्या वो सो गया है? मगर यहाँ खड़े खड़े तो कुछ पता नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वो भी जल्द से जल्द। यही सोचते हुए उसने एक बार फिर दरवाजे पर नॉक किया।
अबीर को आवाज लगाई, मगर जवाब था कि गधे की सिर से सिंह की तरह नदारद। तभी उसे उस कमरे की खिड़की का ध्यान आया। शायद कमरे की खिड़की खुली हो। वो झटपट खिड़की की तरफ लपकी। खिड़की के पार उसने जो भी कुछ देखा उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसका दिल धक करके रह गया। उसकी सांसें धौंकनी सी चली गई। उसने देखा कि अबीर पलंग पर छोटी सी स्टूल लगाकर ईशानी की नाइटी को फंदा बनाकर झूलने की तैयारी में था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अबीर ऐसी हरकत क्यों कर रहा था। वो खुद को खत्म क्यों करना चाहता था? क्या उसे उसकी भी परवाह नहीं थी? क्या उसे उनके प्यार की भी परवाह नहीं थी? क्या वो उससे छुटकारा पाना चाहता था? क्या उसके प्यार में कोई कमी रह गई थी? ईशानी ये सब सोचे जा रही थी, मगर फिलहाल ये सब सोचने का वक्त ही नहीं था। उसे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। उसे किसी की मदद लेनी होगी, मगर किसकी? ऑलराउंडर तो वहां नहीं था। उसके दिमाग में बिजली सी चमकी। वो कमरे के विपरीत दिशा की तरफ भागी। दरअसल वहां हर कमरे में जाने के लिए एक सीक्रेट रास्ता था। चूंकि वो फार्म हाउस उसके पापा का था और वो काफी सालों से यहाँ आती रहती थी, इसलिए उसे वो सीक्रेट रास्ता मालूम था। वो जल्दी से भागकर अबीर के रूम में पहुंच गई। अबीर फंदे को अपने गले में डाल चुका था। वो फंदा खींचने ही वाला था कि ऐन वक्त पर ईशानी आ गई और उसे पलंग पर से उतार दिया। ईशानी ने झकझोरते हुए उससे पूछा, अबीर, होश में आओ तुम। क्या हो गया है तुम्हें? खुद को मारने चले थे। क्या प्रॉब्लम है? टॉक टू मी, देन आई कैन सॉल्व एवरीथिंग। क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? अगर हाँ तो बताओ मुझे। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो वो रोने लगी थी। अगर मरना ही है तो मैं मर जाती हूँ ना, तुम क्यों मरोगे? मेरे मरने से तो सारा किस्सा ही खत्म। बोलो अबीर, क्या बात है? टॉक टू मी। मरने की क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें? फिर उसने गुस्से में अपनी 2 उंगलियां पहले अपनी आंखों की तरफ की और फिर उसकी आंखों की तरफ, मगर अब भी अबीर ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और ना ही कुछ इशारा किया। वो बस सिर झुकाए बैठा ही रहा। अब भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी तो ईशानी टूटकर बिखर सी गई। वो अबीर से गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी, मगर अबीर वैसे ही उदास बैठा रहा और ना उसे अपने बाहों में जकड़ा। ईशानी काफी देर तक अबीर से लिपटी रोती ही रही। फिर अगले कुछ दिनों में जैसे सब कुछ नॉर्मल हो गया। ईशानी अपना ज्यादातर समय बगीचे में ही बिताती रही, रसोई में खाना बनाती रही, अबीर की पहले की तरह देखभाल करती रही। फिर एक दिन वो अबीर को व्हीलचेयर में बिठाकर बाहर गार्डन में टहला रही थी। अचानक उसने व्हीलचेयर को आगे की तरफ झुका दिया, जिससे अबीर लुढ़क कर नीचे गिर गया। लुढ़कने की वजह से वो 2-3 पलटन खा गया। ईशानी ने तैश में आकर उससे कहा, जब तुम मेरी हेल्प के बिना चल नहीं सकते थे तो तुम कैसे ऊपर चढ़कर फांसी लटकने जा रहे थे? मतलब तुम चल सकते हो तो फिर ये नाटक क्यों कर रहे हो? बताओ अबीर, कौन सा खेल खेल रहे हो तुम मेरे साथ? टेल मी। मैं खेल रहा हूँ तुम्हारे साथ, या तुम मेरे साथ खेल खेलती आ रही हो हमेशा से? अबीर ने गुस्से में खौलते हुए जमीन पर बैठे बैठे ही वहां पर एक मुट्ठी मारकर कहा। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी और बात करते वक्त उसका सिर स्थिर नहीं रहता था, हर वक्त दाएं बाएं घूमता रहता था। वो इस वक्त कोई और ही अबीर लग रहा था। ईशानी अबीर के इस नए रूप को देखकर हैरान रह गई थी। उसने आगे कहना शुरू किया, मैं जानता हूँ, मैं सब कुछ समझता हूँ। जब से मेरी ये हालत हुई है मैं तुम्हारे ऊपर एक बोझ बन गया हूँ। क्या क्या नहीं सहना पड़ा है तुम्हें मेरे कारण। तुम्हें अपने जमे जमाए काम को छोड़कर मेरे लिए इस जंगल में आना पड़ा। उधर ईशानी ने उसकी बातों को सुनकर हाथों से ना का इशारा किया, मगर अबीर ने अपना बोलना जारी ही रखा। तुम्हारे मेरे साथ यहाँ रहने से ना जाने कितने करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा होगा। तुम्हें मेरे लिए इतने पैसों का नुकसान क्यों उठाना है? इनफैक्ट तुम्हारी अपनी लाइफ है, ख्वाहिशें होंगी, तमन्नाएं होंगी, तुम्हारी भी कुछ आरजू होगी और मुझे कोई हक नहीं बनता तुम्हारी इच्छाओं को, तुम्हारे सपनों को चकनाचूर करने का। भला तुम एक पागल इंसान के साथ कैसे रह सकती हो? लोग क्या कहेंगे? जमाना क्या कहेगा? और फिर जमाना क्या कहता है ये तो तुम भी सुन चुकी हो और मैं भी।
उनके तानों से भागकर ही तो तुम मुझे यहाँ इस जंगल में ले आई। आखिर मुझे लेकर कब तक और कहाँ तक भागती रहोगी तुम? हमें कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो रुकना ही पड़ेगा ना। खुदा ही जानता है कि मैं कभी नॉर्मल हो भी पाऊंगा या नहीं। अगर गाड़ी का एक पहिया खराब हो जाए तो वो ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाता। फिर ये तो ज़िंदगी भर का सफ़र है। इसीलिए अच्छा यही होगा कि तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मगर मैं जानता था, समझता था कि ये सब तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं है, और ये तभी संभव था जब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं रहता। मगर मैं खुद को ख़त्म करता कैसे? तुम तो मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी, और यहाँ तो ऑलराउंडर भी हमेशा साथ होता था। इसलिए मैंने प्लान बनाया। हाँ, मैंने प्लान बनाया। सुन रही हो तुम? ये पूरा प्लान मैंने बनाया। मैंने ऑलराउंडर को कुछ पैसे दिए और उसे ये बहाना बनाने को बोला कि उसे पिक्चर देखने शहर जाना है। और तो और मैंने ही उसे किचन का सामान छिपाने को कहा था, ताकि तुम्हें सामान खरीदने के लिए बाहर जाना ही पड़े। और बिल्कुल वैसे ही हुआ। मेरे पास पूरा समय था अपने काम को अंजाम देने के लिए। यही वो समय था जिसका मुझे इंतजार था। अब आगे क्या होगा? आखिर अबीर ने सुसाइड करने की कोशिश क्यों की? क्या वो डिप्रेशन में था? क्या वो ईशानी से नाराज था? अगर हाँ तो क्यों? क्या वो ठीक हो गया था, या फिर कोई और ही बात थी जो उसे खाए जा रही थी, और इन बातों का तो केवल बहाना ही था? आखिर अब किस तरह से ईशानी उसे इस सिचुएशन से बाहर ला सकेगी? जानने के लिए सुनते रहिए हार्ट बीट कैफे, मेरे यानी आयुषी के साथ।